हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपका सामाजिक ज्ञान पे। आज हम ज्योग्राफी का चैप्टर 7 आवर कंट्री इंडिया का सेकंड पार्ट करेंगे। इससे पहले हमने इसकी लोकेशनल सेटिंग देखी थी कि कौन कौन से लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में इंडियन जो रीजन है ये आता है। एक साइड इसमें अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है, उत्तर में हिमालय और दक्षिण में हिंद महासागर है। अब इसमें जो रेखाएं यहाँ से होकर गुजरती हैं, जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होकर यहाँ से गुजरते हैं, उनका जो डायमेंशन है वो इतना है कि अगर हम उस हिसाब से लोकेशन को वो करेंगे। देखिए, मैंने आपको पिछली बार भी बताया, मैं हमेशा कहती हूँ कि ये सारी इमेजिनरी लाइंस हैं और इनको टाइम एंड डिस्टेंस मेजर करने के लिए बनाया गया या इमेजिन किया हुआ है। ठीक है, नॉर्थ से साउथ को जो जा रही हैं लाइंस, जो लॉन्गिट्यूड हैं, ये इतनी लॉन्गिट्यूड है कि जब पूरब में अरुणाचल प्रदेश में सूर्य उदय होता है तो उसके 2 घंटे बाद सूर्य उदय गुजरात में दिखाई देता है। मतलब ये इतना टाइम ये वहाँ से यहाँ तक आने में उसको लग जाता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी हो गया कि एक स्टैंडर्ड टाइम हो, जिसकी वजह से पूरे भारत में, अब ऐसा नहीं हो सकता ना कि कश्मीर में दूसरा टाइम चल रहा है, दिल्ली में दूसरा टाइम चल रहा है, गुजरात में दूसरा टाइम चल रहा है और आपका अरुणाचल में दूसरा टाइम चल रहा है। अगर इस तरह से रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक हौच पौच हो जाएगा, लोग कंफ्यूज रहेंगे कि कौन से टाइम पे हम निकले और कौन से टाइम पे हम पहुँचे। तो इसलिए एक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बनाया जिसको कहा स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। ये है 82 डिग्री 30 ईस्ट, 82 डिग्री 30 पूर्व में इस लाइन को माना है और इस लाइन को स्टैंडर्ड टाइम माना है। इससे जो भी टाइम इस लाइन पे जो टाइम हो रहा होता है वही टाइम पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होता है। इसके बाद हमने जाना था कि इंडिया और उसके नेबर कंट्रीज़ कौन से हैं। अब आज हम जानते हैं कि पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स क्या है। देखिए, 2 तरह के मैप होते हैं, एक होता है पॉलिटिकल और एक होता है फिजिकल। मैंने इससे पहले भी एक जब मैप्स कर रहे थे तब भी मैंने आपको बताया था, आज फिर दोबारा रिपीट कर रही हूँ। पॉलिटिकल मैप जो होते हैं वो पॉलिटिकली किसी हिस्से को डिवाइड कर दिया जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन का मतलब होता है प्रशासनिक विभाजन। अब प्रशासनिक विभाजन क्या होता है, आप इसे बिल्कुल छोटे से तरीके से समझिए। जैसे आपके घर है और आपके घर में कुछ लोग ऐसे हैं जो जॉब करते हैं या काम करते हैं। लेडीज़ जो हैं वो घर का काम संभालती हैं, मतलब खाना बनाती हैं, बच्चों की देखभाल करती हैं, इस तरह का काम करते हैं। बच्चे जो हैं वो पढ़ाई करते हैं या कोई गेम में पार्टिसिपेट करते हैं, खेलते कूदते हैं, अपना एजुकेशन पे ध्यान देते हैं। सेम तरीका होता है, आप स्कूल में देखते हैं कि कुछ टीचर्स हैं जो पढ़ाते हैं, ड्राइवर है जो गाड़ियों को मैनेज करते हैं, स्कूल में बच्चों को लाते हैं, और प्रिंसिपल है जो इन सबको मैनेज करती है। उसके अलावा एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है। आप कहेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ वो होता है कि आपने देखा होगा कि आपको फीस जमा कराने एक काउंटर पे जाना पड़ता है। आपको बुक नहीं मिली है तो आप एक दूसरे काउंटर पे जाते हैं, जी हमें बुक नहीं मिली है, या हमें बुक मिली है और ये 2-4 बुक्स उसमें से कम है। इस तरह के लिए आप ये चीज़ें टीचर को बताते हैं, लेकिन टीचर क्या कहती है, उस जगह पे जाओ और वहाँ पे जाके अपनी ये बात उनको लिख के बताओ या वर्बली बोल कर आओ। ठीक है, तो ये क्या तरीका है, ये है एडमिनिस्ट्रेशन। काम किसका है वही करेगा। आपको बुक्स नहीं मिली, आप प्रिंसिपल को जाके नहीं बोलोगे कि मुझे बुक्स दे दो क्योंकि मुझे बुक्स नहीं मिली है। ये चीज़ क्या है, ये उसके पद के अगेंस्ट में चीज़ है, क्योंकि ये देखना उसका काम नहीं है। अरेंज कराना, उसने बंदा अपॉइंट कर रखा है, एक पर्सन को रखा हुआ है जो यही काम देखेगा। फीस लेने वाला सिर्फ फीस का ही काम देखेगा, रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, कहाँ तक की फ़ीस आई है, कितनी बैलेंस है, जो कुछ भी है। इस तरह से काम का क्या है, डिवीज़न है। ये है एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न। इतना बड़ा देश है, अभी आपने देखा ना, पूर्व से पश्चिम तक, उत्तर दक्षिण तक एक बहुत विशाल भूमि है। अब इस भूमि को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए, प्रशासन के अंदर लाने के लिए, व्यवस्था देखने के लिए इसको अलग अलग राज्यों में बांटा गया है। राज्यों के अंदर राजधानी है, कैपिटल है। ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश है, राजधानी क्या है, लखनऊ है। गुजरात है और उसकी राजधानी गांधीनगर है। इस तरह से पूरे देश को अलग अलग 29 स्टेट्स में बांटा हुआ है। और उसके अलावा 29 स्टेट्स के अलावा इनको बांटा है 9 यूनियन टेरिटरीज़ में भी। जो यूनियन टेरिटरी हैं वहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, वहाँ राज्यपाल नहीं होते, वहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं।
दिल्ली जो है, दिल्ली है एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन, यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर है और मुख्यमंत्री है। इसको आधा राज्य का दर्जा मिला है, ये पूरी तरह से राज्य नहीं है। इससे पहले ये केंद्र शासित प्रदेश था, यानी जो कुछ भी दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेशन का जो भी हिस्सा है वो सारा का सारा कौन देखता है? केंद्र देखता है, सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने इसमें, आपको मैंने बता दिया 29 स्टेट्स हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। फॉर administrative purpose the country is divided into 29 states and 9 union territories. Delhi is the national capital. The state have been formed mainly on the basis of language. जो राज्य बनाए गए हैं भारत में वो सारे राज्य भाषाओं के आधार पर बनाए गए हैं। अगर कोई कहीं पे जैसे अब नॉर्थ के जितने राज्य हैं, उत्तर प्रदेश है, गुजरात, गुजराती भाषा बोलने वाले ज़्यादा लोग हैं। उत्तर प्रदेश में हिंदी, अवधी, खड़ी बोली बोलने वाले लोग ज़्यादा हैं, तो उस तरह का ये है। हरियाणा में हरियाणवी बोलने वाले, पंजाब में पंजाबी बोलने वाले, तो मतलब लैंग्वेज के हिसाब से राज्यों का गठन किया गया है। अब आते हैं हम फिज़िकल में। फिज़िकल मैप क्या होता है? फिज़िकल का मतलब होता है अपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब शक्ल सूरत कैसी है। फिज़िकल का मतलब अपीयरेंस से होता है। जब आपसे ये कहा जाता है, एक छोटा सा एग्जाम्पल समझिए, आप राधा और मधु फ्रेंड्स हैं। अब राधा अपनी फ्रेंड के बारे, मधु अपनी फ्रेंड के बारे में बता रही है घर में कि मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है राधा, तो उसकी मम्मी या जो भी उनका घर का कोई सदस्य कहता है कि मैंने तेरी सारी फ्रेंड्स देखी हैं, अच्छा उनमें से कौन सी है? तो वो उसको कैसे हाईलाइट करती है? वो जिसके बाल लंबे हैं, करली हैं, जो चश्मा लगाती है, जो गोरी सी है, जो थोड़ी सी मोटी है, मतलब बताने का क्या तरीका है, उसका क्या बताया जा रहा है? उसका फिजिकल अपीयरेंस बताया जा रहा है कि वो देखने में कैसी लगती है। फिजिकल मैप का भी मतलब यह है कि भारत में कहाँ पहाड़ हैं, कहाँ मैदान हैं, कहाँ नदियाँ बह रही हैं, कहाँ पठार हैं, कहाँ पे कोस्ट का एरिया है जहाँ पे समुद्र तट से ज़मीन मतलब टच हो रही है। तो ये सारा क्या है? फिजिकल मैप में हम क्या देखते हैं? फिजिकल मैप में हम देखते हैं कि वहाँ क्या उगाया जाता है, कौन से जीव हैं, अपीयरेंस क्या है। और पॉलिटिकल मैप में हम देखते हैं कौन सा स्टेट है, उसकी क्या राजधानी है, पॉलिटिकली जो उसको डिवाइड किया रहता है वो। ठीक है। इंडिया इज मार्क्ड बाय अ डाइवर्सिटी ऑफ फिजिकल फीचर सच एज माउंटेन्स, प्लेटू, प्लेन्स, कोस्ट एंड आइलैंड। अभी मैंने आपको बताया ना कि भारत जो है वो अनेकता है भारत के फिजिकल फीचर्स में भी। कहीं पे पहाड़ हैं, कहीं प्लेटू हैं, कहीं प्लेन है, कहीं कोस्ट है, कहीं आइलैंड है। स्टैंडिंग एज सेंटिनल इन द नॉर्थ आर द लॉफ्टी स्नो कैप्ड हिमालयाज। हिमालयाज मीन्स द अबॉर्ड ऑफ स्नो। ठीक है, अबॉर्ड ऑफ स्नो का मतलब वही हिम का घर। द हिमालयन माउंटेन आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन parallel range. The northernmost is the Great Himalaya or Himadri. The world's highest peak are located in the range. Middle Himalaya or Himachal lies to the south of Himadri. हिमालय में भी अलग अलग जगह पे पार्टीशन है। ग्रेट हिमालयज़ में वो पीक्स आती हैं, वो चोटियाँ आती हैं जो बहुत ज़्यादा ऊंची हैं, हाइट है, वहाँ की बर्फ़ कभी गलती नहीं है, पिघलती नहीं है, वो हमेशा कोटेड रहते हैं। ठीक है ना। जैसे आप मानसरोवर के बारे में वो करें, जहाँ कैलाश मानसरोवर है, और यहाँ पे और हिमालय के बहुत सारा एरिया है, सियाचिन वगैरह, तो यहाँ पे क्या है कि बर्फ़ रहती है हमेशा। जब गर्मियाँ हैं तब भी बर्फ़ होती है वहाँ पे, वो बहुत ठंडा इलाका है क्योंकि उनकी हाइट बहुत ज़्यादा है। उसके बाद हिमाद्री, इसको हिमाद्री कहते हैं। उसके बाद में मिडल पार्ट आता है इसका, जहाँ कम ऊंचे पहाड़ हैं, ये हिमाचल में आपको देखने को मिलेगा। तो हिमाचल में जैसे आप गर्मियों में, बहुत ज़्यादा गर्मियों का सीज़न है, तो वहाँ पे कैसा रहेगा, इन्वायरमेंट बड़ा अच्छा खुशनुमा सा रहता है, बहुत ठंड नहीं होती। और जब सर्दियाँ आती हैं तो वहाँ पे क्या हो जाता है, बर्फ़ पड़ जाती है, और जनरली वहाँ पे नॉर्मल रहता है, ठंडा मौसम रहता है। मैनी पॉपुलर हिल्स स्टेशन आर सिचुएटेड हेयर। Find out the names of 5
हिल स्टेशन द शिवालिक इज़ द सदर्न मोस्ट रेंज। अब शिवालिक कहाँ है? साउथ की तरफ को, सदर्न मोस्ट रीजन के अंदर ये आता है। द नॉर्दर्न इंडियन प्लेन, नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स कौन से हैं? उत्तर के मैदान, जहाँ उत्तर प्रदेश से लेके और वेस्ट बंगाल तक जाता है, सुंदरबन का इलाका सब इसी में ही आता है। दे आर जनरली लेवल एंड फ्लैट। These are formed by the alluvial deposit laid down by the rivers, the Indus, the Ganga, the Brahmaputra and their tributaries. These rivers plain provide fertile land for cultivation. That is the reason for high concentration of population in these plains. अब नॉर्थ के जो उपजाऊ मैदान है वहाँ पे क्या चीज़ है कि यहाँ पे जो मिट्टी लेकर आती हैं नदियाँ अपने साथ में काट काट के, एल्यूवियल डिपॉजिट का मतलब जो मिट्टी, तलछट कहते हैं इसको, मिट्टी जो लेकर आती हैं नदियाँ और भारी होने के बाद मैदान में गिरा के क्या करती हैं, आगे बढ़ जाती हैं। आपने कभी ये चीज़ नोटिस करी होगी, अगर ढलान पे कोई चीज़ ऊंचाई से नीचे फेंकी जाती है तो ऊपर से नीचे फटाफट पानी आ जाता है, लेकिन जब पानी बराबर सतह पे आता है तो क्या होता है, उसकी स्पीड कम हो जाती है। आप झरनों में देखते हैं ना कि जब झरने ऊपर से नीचे आते हैं तो स्पीड में गिरते हैं, लेकिन जहाँ नीचे छोटा सा तालाब या पॉन्ड होता है वहाँ पे आके वो स्टैटिक हो जाते हैं, थोड़े से उनकी स्पीड जो है वो कम हो जाती है। तो इसी तरह से पहाड़ों से जो मिट्टी लेकर आती है मैदान में आकर उसको छोड़ देती हैं और आगे बढ़ जाती हैं। इस वजह से ये पूरा एरिया जो है ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। गंगा का मैदान कहते हैं इसे, और गंगा और उसकी सहायक जितनी भी नदियां हैं वो सारी नदियां यही काम करती हैं, यहाँ आती हैं, अपने साथ जो भी इधर उधर से मिट्टी उपजाऊ लेकर आती हैं मैदान में छोड़ती हैं और आगे बढ़ जाती हैं। इस वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी फार्मिंग होती है, बहुत ज़्यादा उपज होती है, और इसीलिए जो ज़्यादा लोग रहते हैं वो इन्हीं एरियाज़ में रहते हैं। स्टार्टिंग में जब आपने हिस्ट्री का पोर्शन पढ़ेंगे ना तो आपको वहाँ पता लगेगा कि जितने भी बाहर से आने वाले लोग थे, चाहे वो सिकंदर हो और मुग़ल हों या कोई भी और लोग हों, वो ज़्यादातर इसी एरिया में आके रह जाते थे, क्योंकि यहाँ का जो फर्टाइल लैंड है, लोग यहाँ के बड़े संपन्न थे, पैसा उनके पास बहुत था, गहने जेवर वगैरह बहुत पहनते थे, तो वो यहीं पे लूट करके वापस चले जाते थे, उनको आगे तक जाने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अब आते हैं नेक्स्ट, इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाइज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। जब हम पश्चिम की तरफ को जाते हैं तो वहाँ पे क्या है, एक डेजर्ट है जिसे हम क्या कहते हैं, थार का मरुस्थल कहते हैं। इट इज़ अ ड्राई हॉट एंड सैंडी स्ट्रेच ऑफ लैंड, इट हैज़ वेरी लिटिल वेजिटेशन। ये पूरा शुष्क इलाका है, शुष्क मतलब खुश्क इलाका है, रेता ही रेता है, मिट्टी है सारी यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत कम वेजिटेशन होती है, यानी बहुत कम उपज होती है, कोई भी सब्जी वगैरह या अनाज वगैरह कम उगता है, क्योंकि ऐसा पार्ट जहाँ पानी वानी हो वो यहाँ पे कम है। टू द साउथ ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स लाइज द पेनिसुलर प्लेटू, इट इज़ ट्रायंगुलर इन शेप एंड रिलीफ is highly uneven. This is a region with numerous hill ranges and valleys. Aravalli Hills, one of the oldest range of the world, border it on the northwest side. The Vindhyas and the Satpura are the important range. The river Narmada and Tapi flow through these range. These are west flowing rivers that drain into the Arabian Sea. अब यहाँ पे देखिए, इसके बाद में जैसे जैसे आप, अब हम क्या करें, हम साउथ की तरफ को, दक्षिण की तरफ को बढ़ रहे हैं। हमने अभी क्या देखा, पहले हिमालय देखा और उसके बाद उत्तर के मैदान देखे, और आपके वेस्ट में हमने देखा डेजर्ट है एक, और अब इसके अंदर जो इलाका है पेनिसुलर प्लेटू का, उसके अंदर आता है ये ट्रायंगुलर शेप जो है नीचे से। कई बार आपने पढ़ा होगा, इससे पहले भी आपने पढ़ा है कि जो भारत में पहले जो हिमालय है आज की डेट में, वो किसी समय पे टेथिस नाम का एक वहाँ पे तालाब या समुद्र था। जैसे ही ये नीचे का हिस्सा कहीं से बहता हुआ आया और ये बहुत फोर्स के साथ उससे टकराया, तो वो जो ज़मीन थी वो ऊपर उठ गई, जो आज की डेट में हिमालय है,
और नीचे का जो हिस्सा है ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है ये अलग था, कहीं और से आया था और इसके साथ में इंसर्ट हो गया। ये एक थियोरी है। अब इसके अंदर जो आते हैं, यहाँ पे इस पेनिसुलर प्लेटू के अंदर ये ट्राइंगल है शेप में, त्रिभुजाकार है। इसके अंदर आती हैं अरावली की पहाड़ियाँ, और अरावली की पहाड़ियाँ आपकी दिल्ली तक आती हैं। अगर किसी को नहीं मालूम है तो जो ये रायसीना हिल है जहाँ पे राष्ट्रपति भवन है बना हुआ, ये भी अरावली की पहाड़ियों का ही एक हिस्सा है। यानी ये पूरा एरिया जो समझिए तो ये वही चीज़ है। और फिर इसके बाद आता है आपका विंध्य के पहाड़ आते हैं और सतपुड़ा के आते हैं। सतपुड़ा के जंगल, एक हमने कविता पढ़ी थी जब हम छोटे छोटे थे, आपके जैसे ऊँघते से अधखुले से बुलाते हैं सतपुड़ा के घने जंगल। तो सतपुड़ा जो है ये एमपी में आता है। सतपुड़ा के जंगल जो हैं ये एमपी में आता है। और ये सारे इलाके जो हैं ये ऐसे हैं कि ट्राइबल एरियाज़ हैं। ये ट्राइबल एरिया समझते हैं, जैसे आप अगर यूपी या ऐसी जगहों में जाएंगे ना, नॉर्थ के इन इलाकों में आएंगे तो यहाँ पे क्या है कि आपको बिल्डिंग्स ज़्यादा मिलेंगी, लेकिन जो जंगल का एरिया है वहाँ आदिवासी लोग रहते हैं, वो प्राकृतिक तरीके से ही रहते हैं। अभी भी गोंड है, संथाल है, भूटिया है, इस तरह की बहुत सारी जातियाँ हैं जो आपको यहाँ पे मिलेंगे, इन क्षेत्रों में मिलेंगे। उत्तर प्रदेश में बहुत हैं, मध्य प्रदेश में बहुत हैं, छत्तीसगढ़ में बहुत हैं, झारखंड में बहुत हैं। ये जो जितने ये आप इसको ओबीसी जिनको बोलते हैं वो सारा आदिवासी के लिए यूज़ किया जाता है। ये सारे के सारे प्राकृतिक परिवेश में रहते थे, जंगलों पे ही निर्भर थे। अब ये लोग एजुकेट हो गए हैं, सरकार ने इन्हें थोड़ा थोड़ा एजुकेट करके जॉब्स में लेकर आए हैं। तो लेकिन इनका मेन क्या है कि जंगल पे डिपेंड रहना, जंगल की देखभाल करना और जंगल से ही अपना फूडिंग वगैरह लेना। तो 3 तरह के ये बता दिए, पेनिसुलर उसमें विंध्य का, सतपुड़ा का, और सबसे ऊपर कौन सा हमने पहले पढ़ा था, अरावली हिल जो दिल्ली के पास में तक आती है। ये सबसे पुरानी दुनिया की रेंज है, ओल्डेस्ट रेंज ऑफ द वर्ल्ड है अरावली की हिल। ठीक है, अब आते हैं नीचे रिवर नर्मदा और तापी। नर्मदा और तापी, ये दोनों रिवर जो हैं ये अपनी डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में बहती हैं। सारी की सारी नदियां जिस डायरेक्शन में जाती हैं ये उसके उलट बह के अरेबियन सी में गिरती हैं, ये बे ऑफ बंगाल में नहीं जाती हैं। नर्मदा की पहचान एक चीज़ और से है, बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ें आपको, आप जब यूट्यूब वगैरह देखते होगे तो उसमें आपको पता लगता होगा, नर्मदा में नर्मदेश्वर शिवलिंग बहुत ज़्यादा मिलते हैं। यहाँ के जो पत्थर हैं वो बड़े डिज़ाइनर टाइप के होते हैं, उनमें डिज़ाइन रहता है, किसी में कुछ लिखा रहता है, किसी में कुछ लिखा रहता है। तो वहाँ के लोग उसको पॉलिश करके सेल करते हैं और इसलिए उनको क्या कहते हैं, नर्मदेश्वर शिवलिंग कहते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा, कभी भी काम आएगी। आगे है आपका दीज आर द वेस्ट फॉलोइंग रिवर्स, ये वेस्ट की तरफ बहती हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया ना पश्चिम में बहती हैं, और पश्चिम में क्या है, अरेबियन सी है। पूर्व में क्या है, बे ऑफ बंगाल है। तो ये बे ऑफ बंगाल में नहीं गिरती, नर्मदा और तापी अरेबियन सी में गिरती हैं। द वेस्टर्न घाट और सह्याद्री बॉर्डर द प्लेटू इन द वेस्ट एंड ईस्टर्न घाट प्रोवाइड द ईस्टर्न बाउंड्रीज while the western ghat are almost continuous, the eastern ghat are broken and uneven. The plateau is rich in minerals like coal and iron ore. अब यहाँ पे देखिए, ये जो प्लेटू का जो एरिया बताया ये सारा बिहार में, झारखंड वगैरह का एरिया है। झारखंड है, बिहार में सिंहभूम, ऐसी जो उड़ीसा का इलाका है थोड़ा सा, और थोड़ा सा बिहार का इलाका है, कुछ इलाका बंगाल में भी आता है। तो ये इलाकों में क्या है कि कोयले की खाने हैं, लोहे की खाने हैं, इस तरह की खाने हैं, तो यहाँ माइनिंग्स वगैरह चलती रहती हैं। अब आते हैं हम अगला, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपको बता दिया है। पूर्वी घाट जो है ये ब्रोकन और अनइवन है। ब्रोकन का मतलब कि ये जैसे पहाड़ होते हैं ना, एक तो कंटिन्यूएशन में चलते हैं, नीचे से ऊपर तक पहाड़ ही पहाड़ हैं जी, कोई ऊपर नीचे ऊबड़ खाबड़ है, लेकिन पहाड़ है। फिर कुछ जगह ऐसी है जहाँ प्लेन है, फिर उसके बाद में दोबारा से फिर पहाड़ है, फिर प्लेन है, फिर दोबारा से पहाड़ है। तो ये क्या हुआ कि कंटिन्यूएशन में पहाड़ नहीं है, इसका मतलब वो ब्रोकन एरिया है और वो ब्रोकन घाट है। ब्रोकन घाट कौन सा है, उसने बताया कि ईस्टर्न घाट जो है वो टूटा हुआ है, जबकि वेस्टर्न घाट जो है वो
एक जैसा ही है। इसने यहाँ बताया ईस्टर्न घाट आर ब्रोकन एंड अनइवन। द प्लेटू इज़ रिच ऑफ मिनरल लाइक कोल एंड आयरन ओर। तो जितना प्लेटू का एरिया है, पठार का क्षेत्र है, उसके अंदर कोयला, कच्चा कोयला और कच्चा लोहा पाया जाता है। इस्पात के कारखाने यहीं पे ही हैं। ये सारे अभी आपको आगे पढ़ने को मिलेंगे। टू द वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट एंड द ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट लाइज द कोस्टल प्लेन। दोनों जगह वेस्टर्न घाट में और ईस्टर्न घाट के अंदर क्या है, कोस्टल प्लेन्स हैं। बीच बीच में क्या है, मैदान भी हैं जो बड़े उपजाऊ हैं और जहाँ पे क्या उगाई जाती हैं, चावल और इस तरह की फसलें उगाई जाती हैं। और यहाँ पे आपको पता है मसाले बहुत अच्छे मिलते हैं। मसालों की जो सारी खेती है वो इसी एरिया में होती है। डू यू नो कोरल्स आर स्केलेटन ऑफ द टाइनी मरीन एनिमल कॉल्ड polypus. When the living polypus dies, their skeleton are left. Other polypus grow on the top of the hard skeleton, which grow higher and higher, thus forming the coral island. Figure 7.4 shows coral island. कोरल क्या होते हैं? कोरल को कहते हैं हिंदी में मूंगा। और ये क्या होते हैं? ये डेड जीव होते हैं, मरे हुए शेल्स होते हैं। जैसे आपने शंख, सीपी वगैरह देखी होंगी तो उनके अंदर एक जीव रहता है जो उसके अंदर मोती वगैरह बनाता है। लेकिन जब वो जीव मर जाता है तो क्या होता है कि वो शेल हल्का हो जाता है, ऊपर आ जाता है, बाहर समुद्र के आ जाता है। तो बाकी के लोग उसके कभी कोई गले का कुछ बना रहा है, कभी कोई कुछ और सजावट का सामान बनाते हैं। इसी तरह मूंगे जो हैं ये सूक्ष्म जीव होते हैं, जो मर जाते हैं तो उसके ऊपर दूसरे आके लेयर बना लेते हैं अपना, और इसी तरह परत दर परत हार्ड होती जाती है सतह, और उसकी वजह से ये टापू बन जाते हैं जिन्हें कोरल आइलैंड कहते हैं। इससे पहले आपने ऑस्ट्रेलिया में कोरल रीफ पढ़ा होगा ना, कि जहाँ वो ऊपर से भी दिखाई देते हैं, और वो सब इसी तरह के मृत जीव हैं जो कि एक सतह के ऊपर आ जाते हैं, मर जाते हैं, फिर दूसरे जीव आके उनके ऊपर रहने लगते हैं, फिर वो भी कुछ टाइम के बाद में मर जाते हैं, तो वो सतह जो वो हार्ड हो जाती है। कोस्टल प्लेन आर वेरी नैरो। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन आर मच ब्रॉडर। पूर्वी जो कोस्टल प्लेन है वो ज़्यादा चौड़ा है, जबकि वेस्टर्न वाला जो है वो छोटा है। नैरो का मतलब छोटा है। देयर आर नंबर ऑफ ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। बहुत सारी नदियां हैं जो कि ईस्ट की तरफ को बहती हैं। इन रिवर्स के नाम हैं द रिवर्स महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल। सिर्फ दो नदियां हैं जो अरेबियन सी में गिरती हैं, कृष्णा और तापी, नर्मदा और तापी। These rivers have formed fertile deltas at their mouth. The Sundarban delta is formed where the Ganga and Brahmaputra flow into the Bay of Bengal. नदियाँ जो अपने साथ तलछट में बहाकर मिट्टी बारीक वाली लेकर आती हैं, वो क्या करती हैं, जब बहुत भारी हो जाती हैं तो उसको छोड़ देती हैं और पानी आगे को मूव ऑन हो जाता है, बढ़ जाता है। और ऐसी ही मिट्टी गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी लेकर आती हैं अपने साथ, और उसको कहाँ छोड़ देती हैं, सुंदरबन के डेल्टा में छोड़ देती हैं। सुंदरबन का इलाका जो है वो कैसा है, सुंदरबन का डेल्टा दलदली इलाका है, और यहाँ बहुत ग्रीनरी है क्योंकि जो मिट्टी है वो कैसी है, उपजाऊ है। अब इसके नीचे दो फोटोज ग्राफ दिया हुआ है, एक बेटी है और एक ये लड़का है, और इन्होंने दो इमेजेस बनाई हुई हैं। एक यहाँ डेंजर वाटर करके है और दूसरा सुनामी का दिखा रखा है, हाई टाइड आ रखी थी। यहाँ पे एक छोटा सा इंसिडेंट है। 2004 में दिसंबर 26 को जब लोग न्यू ईयर की तैयारी कर रहे थे, उस समय अचानक रात में क्या हुआ कि भूकंप आया समुद्र के अंदर। और जब समुद्र में भूकंप आता है तो बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं। तो आसपास जितने भी देश थे उनके उसमें बहुत नुकसान हुआ। भारत में चेन्नई में इसका काफ़ी असर देखने को मिला। अंडमान निकोबार के कुछ आइलैंड थे जो पानी के अंदर चले गए, कुछ तो इनविजिबल ही हो गए, और बहुत जान माल का इसमें नुकसान हुआ था। तो इसके आगे है आपका टू ग्रुप ऑफ आइलैंड ऑल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ इंडिया. Lakshadweep Island are located in the Arabian Sea. These are coral island located off the coast of Kerala. The Andaman and the Nicobar lies to the southeast of the Indian mainland
in the Bay of Bengal? Do you know which group of islands were affected by the tsunami 2004? Find out through newspaper reports and by speaking to people how in different ways people face this challenge when tsunami struck the Indian coast. Tsunami is a huge sea wave generated due to an earthquake on the sea floor. अब यहाँ पे पुरानी काफ़ी बात है ये, उस समय तो आप लोग थे भी नहीं, तो इसके लिए आप गूगल कर सकते हैं। काफ़ी जान माल का नुकसान हुआ था और अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे इसका ज़्यादा असर देखने को मिला था। दैट्स ऑल, ये आपका पूरा चैप्टर है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और अगर कोई भी दिक्कत होती है आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको दे दूंगी। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।